हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, फॉर्मेशन होना, बनना। अब फॉर्मेशन किसका होगा? फूड मटेरियल का, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ बनते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? फोटोसिंथेसिस की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का या फूड मटेरियल का निर्माण होना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जो हरे पादप होते हैं उन्हीं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में और CO2 की उपस्थिति में, लाइट, वाटर और CO2 की उपस्थिति में हरे जो प्लांट होते हैं वो खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, फूड मटेरियल बनाते हैं। कौन कौन से फूड मटेरियल बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च बनती है। तो प्रकाश, पानी और CO2 की उपस्थिति में हरे पादप या ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं वो फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये जो फूड मटेरियल बनता है ये किसकी उपस्थिति में बनता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। अब टोटल देखो, प्रत्येक साल में फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन का फिक्सेशन होता है। कितनी कार्बन का फिक्सेशन होता है? 75 × 10⁻12 किलोग्राम जो कार्बन होती है उसका फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्सेशन किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है। इस अमाउंट का 90% जो फिक्सेशन होता है वो कहाँ पे होता है? समुद्रों के अंदर होता है, ओशियंस के अंदर होता है। ओशियंस या समुद्रों के अंदर एल्गी पाए जाते हैं। ये एल्गी क्या करते हैं? ये जो कार्बन होती है उसका फिक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। एल्गी क्या काम करते हैं? ये कार्बन के फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इस अमाउंट का 90% जो फिक्सेशन होता है वो कौन करते हैं? एल्गी करते हैं, जो कि समुद्रों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ओनली 0.2% जो सनलाइट होती है उसी का ही उपयोग किया जाता है। तो 0.2% जो सनलाइट होती है या जो एनर्जी होती है उसी का ही सिर्फ यूज किया जाता है। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के अंदर खोज की गई थी, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस का जो डिस्कवरी किया गया था वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर किया गया था। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहली जो थ्योरी दी है वो अरस्तु और थियोफ्रेस्टस ने दी है 320 BC के अंदर। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? ह्यूमन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट होते हैं ना वो प्लांट फूड बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। और ये फूड उन्हें कहाँ से मिलता है? सोयल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तो प्लांट फूड बनाएंगे और ये फूड उन्हें सोयल से प्राप्त होता है। सोयल की जो ह्यूमस वाली लेयर होती है वो इनकी फूड बनाने में हेल्प करती है। सोयल की जो ह्यूमस वाली जो लेयर होती है वही क्या काम करती है? इनको फूड प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन्स थ्योरी बोलते हैं। सेकंड वैज्ञानिक आए थे स्टीफन हेल्स। अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, स्टीफन हेल्स। इन्होंने 1727 के अंदर अपनी एक थ्योरी दी। इस जो स्टीफन हेल्स जो रहते हैं इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स जो रहते हैं ना वो फूड बनाते हैं। प्लांट फूड बनाएंगे, लेकिन ये फूड बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? एयर का और लाइट का। तो एयर और लाइट की उपस्थिति के अंदर ये प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? स्टीफन हेल्स ने दी थी। इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे जोसेफ प्रिस्टले 1772 के अंदर, 1772 के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। प्लांट से क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। तो प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ये किसने बोला? जोसेफ प्रिस्टले ने। उसके बाद में इंजन होज नाम के एक वैज्ञानिक आए थे 1779 के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलती है वो क्या काम करती है? एयर का प्यूरिफिकेशन करती है, ठीक है ना। प्लांट जो रहती है ना वो प्यूरिफाई करती है। प्लांट किसको प्यूरिफाई करते हैं? एयर को प्यूरिफाई करते हैं। प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलती है वो एयर को प्यूरिफाई करती है। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो एयर का प्यूरिफिकेशन करती है, शुद्धिकरण करती है। और ये जो एयर प्यूरिफिकेशन होता है ये सिर्फ कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वही क्या काम करेंगे?
एयर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो हरे पादपों का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह थ्योरी किसने दी थी? इंजन होज नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या बोला? इसके बाद में आए थे जीन सेनेबियर नाम के वैज्ञानिक। 1800 के अंदर उन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन होती है वो किससे बनती है? CO2 से बनती है। प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन किससे बनती है? CO2 से बनती है। और ये जो CO2 होती है, ये CO2 पहले से ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो CO2 है ये पहले से ही प्लांट के अंदर उपस्थित होती है, और इसी CO2 से क्या बनता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि वातावरण में प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन निकाली जा रही है वह CO2 से बनती है, और CO2 जो होती है वो पहले से ही प्लांट के अंदर उपस्थित होती है। ये थ्योरी दी थी जीन सेनेबियर नाम के वैज्ञानिक ने। इसके बाद में जो थ्योरी आई थी वो किसने दी है? वो निकोलस डी सेसोर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1804 के अंदर इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट होते हैं ना, वो प्लांट वातावरण से CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि प्लांट CO2 का अब्जॉर्प्शन करते हैं, और कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? वातावरण से, एटमॉस्फेयर से। तो प्लांट वातावरण से या एटमॉस्फेयर से CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर लाइट और H2O का योगदान होता है। ठीक है ना? इस प्रोसेस के अंदर किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? लाइट और H2O का, जल का इसमें योगदान होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्लांट वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं, इसमें लाइट और वातावरण का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये थ्योरी किसने दी थी? निकोलस डी सेसोर नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे रॉबर्ट हिल 1937 के अंदर। रॉबर्ट हिल ने एक अपनी ही रिएक्शन दी थी जिसका नाम क्या है? हिल रिएक्शन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट में से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। जो प्लांट होता है ना, प्लांट में से इन्होंने क्या किया? क्लोरोप्लास्ट को अलग कर लिया, निकाल लिया। उस क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने लाइट के अंदर लिखा। ठीक है ना? जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट था, इस क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने क्या रखा? लाइट के अंदर रख दिया। ठीक है ना? सनलाइट के अंदर इसको रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि इस क्लोरोप्लास्ट में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्लांट में से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। उस आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने रखा सनलाइट के अंदर, और इन्होंने देखा कि इस आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में से सनलाइट की प्रेजेंस में से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 से नहीं बनती है। ऑक्सीजन का निर्माण CO2 से नहीं होता है, CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनती है। ये थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट हिल ने दी थी। इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे रूबेन और कामन। रूबेन और कामन 1941 के अंदर इन्होंने क्या किया? डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रयोग किया, और उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है ना, वो ऑक्सीजन निकलती है H2O से। H2O का क्या होता है? फोटो हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रकाशिक जल अपघटन होता है, और क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किससे बनती है? H2O से बनती है, जल से बनती है। अब देखो, ये सारे प्रयोग होने से पहले जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन चलती थी वो रिएक्शन इस तरह से दी जाती थी कि 6CO2 + 6H2O ये लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और प्लस में क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। 6CO2 + 6H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल बनता है, प्लस में क्या बनते हैं? 6O2 बनते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ना, ये रिजेक्ट हो गई है। अब नई थ्योरी दी जाती है, नई रिएक्शन दी गई है। वैज्ञानिकों ने अपनी डिस्कवरी के आधार पर नई रिएक्शन दी फोटोसिंथेसिस की, और उसमें क्या बोला जाता है कि 6CO2 + 12H2O के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। 6CO2 + 12H2O के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, C6H12O6। प्लस में क्या बनते हैं? 6H2O प्लस में 6O2 बनती है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये नई रिएक्शन दी जाती है आज के टाइम में। इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है, या दो प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक इसमें फास्ट प्रोसेस होता है, और एक इसमें स्लो प्रोसेस होता है। तो जो फास्ट प्रोसेस होता है उसे बोला गया है लाइट रिएक्शन, यानी कि ये सनलाइट की उपस्थिति में होता है। और जो स्लो प्रोसेस होता है वो होता है डार्क रिएक्शन, यानी कि ये अंधेरे में होने वाली प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में होती है, एक फास्ट होती है और एक स्लो होती है। स्लो को उन्होंने नाम दिया लाइट रिएक्शन,
और सॉरी फास्ट को उन्होंने नाम दिया लाइट रिएक्शन, और जो स्लो प्रोसेस होती है उसको नाम दिया इन्होंने डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे केल्विन मेलविन। केल्विन मेलविन ने क्या किया, इन्होंने एक क्लोरेला एक एल्गी होता है, उस एल्गी के अंदर C3 साइकिल की खोज की थी। केल्विन मेलविन ने क्लोरेला एल्गी के अंदर C3 साइकिल की खोज की थी। C3 साइकिल में क्या होता है कि CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 का फिक्सेशन होता है और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इस प्रोसेस को बताया है C3 साइकिल को, तो इसे केल्विन मेलविन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री के बारे में कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या थ्योरी दी है। अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है, तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1679 के अंदर। ल्यूवेनहॉक ने ही क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी 1679 के अंदर, और इन्होंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर डिस्क लाइक होती है, एक डिस्क जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो इन्होंने इनको क्या नाम दिया, ग्रीन कलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं और ग्रीन कलर के ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस तरह से होती है, ये दो भागों में डिवाइड रहता है, या डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है। ठीक है ना, दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है, इसमें 2 लेयर पाई जाती है या 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। दोनों ही मेम्ब्रेन जो रहती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों ही मेम्ब्रेन किससे बनी हुई रहती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई रहती है। तो आउटर लेयर जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर लेयर जो रहती है ना वो फोल्ड होती है। ठीक है ना, इनर लेयर कैसी मिलेगी, फोल्डेड होती है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि इनर लेयर जो रहती है ना उसी से ही फोल्ड्स बन जाते हैं। वो फोल्ड हम उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, लेमिली बोलते हैं। ठीक, तो यह लेमिली किससे बनते हैं, इनर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है और क्या बनाती है, लेमिली का निर्माण करती है। इसके बाद में अगर इसका डायामीटर देखेंगे, इसका अगर व्यास देखें तो 4 से 10 माइक्रोन इसका डायामीटर होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक ना, 1 से 3 माइक्रोन क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है या मोटाई होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 प्रकार के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक को हम बोलते हैं स्ट्रेमा और एक को हम बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रेनम इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रोमा को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं बिखरे हुए, आरएनए पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, H2O प्रेजेंट होता है, ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। तो स्ट्रोमा में क्या क्या मिलेगा, राइबोसोम, आरएनए, H2O, ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स और लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इसमें पाई जाती है ग्रेना। दूसरा इसमें क्या होते हैं, ग्रेना। देखो इसमें ग्रेना हम किसको बोलते हैं, तो इसका एक जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं ग्रेनम, और ये सभी इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है ना, ये सभी क्या है, इसके अंदर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन सभी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अगर कंप्लीटली हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलते हैं। कंप्लीटली इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। लेकिन अगर एक को हम नाम देते हैं तो एक को क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे, ग्रेनम, और इन सभी को मिलाकर मिक्स रूप से हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये जो ग्रेना होती है ना, ये जो ग्रेना होते हैं, एक ग्रेना को अगर हम देखेंगे तो इसमें इस तरह से प्लेट लाइक ट्यूबुल्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। एक ग्रेना के अंदर ट्यूबुल्स या ट्यूब से बनी हुई संरचनाएं पाई जाती है, जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है। इस तरह से पैरेलली एक के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसमें से एक ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं। एक ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, थैलेकोइड बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक ग्रेनम। इस ग्रेनम के अंदर अगर एक प्लेट को हम देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, थैलेकोइड, और कंप्लीटली टोटल ग्रेनम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। एक ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। एक ग्रेनम
दूसरी ग्रेनम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। अब देखो, जो ग्रेनम होता है ना, उसके अंदर एक ग्रेनम के अंदर लगभग 40 से लेकर 60 तक के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेनम के अंदर 40 से लेकर 60 तक के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेनम के अंदर बहुत सारी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थैलेकोइड्स बोलते हैं। तो एक ग्रेनम के अंदर 2 से लेकर 100 तक के कौन होते हैं? थैलेकोइड्स उपस्थित हो सकते हैं। एक ग्रेनम के अंदर 2 से लेकर 100 तक के थैलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से एक ट्यूब लाइक संरचना से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हो गई, संरचना हो गई। अब हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एल्गी के अंदर अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। एल्गी के अंदर इनकी जो शेप और जो साइज़ रहती है वो अलग अलग रहती है। एल्गी की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है ना। एल्गी की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो प्रत्येक जो स्पीशीज़ होती है उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलेगी। जो हायर प्लांट होते हैं ना, हायर प्लांट के पेलिसेड और जो स्पंजी टिश्यू होते हैं वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मान लो लीफ होता है, ठीक है ना। मान लो लीफ है, तो लीफ में अपर एपिडर्मिस हो गई और ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं। इन पेलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ पाया जाता है। अब हेबरलैंड नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने क्या बताया? 1882 के अंदर इन्होंने बताया कि जो पेलिसेड सेल्स होती है ना, उनके अंदर एवरेज 36 तक के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक पेलिसेड सेल के अंदर एवरेज 36 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, 36 क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा जो स्पंजी सेल होती है, एक स्पंजी सेल के अंदर लगभग 20 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसका एक अपवाद भी है कि नाइयम का एक प्लांट होता है। नाइयम का एक प्लांट है जिसे हम क्या बोलते हैं? मोस बोलते हैं। मोस किस में पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो नाइयम के प्लांट के अंदर एक सेल के अंदर 106 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, उपवाद है, ठीक है ना। ये क्या है? एक अपवाद है। नाइयम प्लांट की एक सेल के अंदर 106 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नाइयम किस में आता है? मोस में। और मोस आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की और थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू भाई।